नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं विशाल पांडे देहरादून से आप लोगों को एक ऐसे शख्स से रूबरू कराने जा रहा हूं जो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही ऊंचाइयों को छू चुके हैं। वो अपने समक्ष अपने अंदर बहुत सारे ऐसे बच्चों को शिक्षा दिए जो बहुत ऊंचाइयों को छुए हैं। इनके मेंटरशिप के बच्चे आज कई डॉक्टर, कई आईएएस, बहुत ऊंचाइयों को छू रहे हैं। आज हमारे साथ हमारे जूनियर्स का, हमारे फ्रेंड्स का एक ग्रुप है जो सर से सवालात करने चाहेंगे। नमस्कार सर। नमस्ते। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम रोशन कुमार है, मैं नोखा निवासी हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि यूएनओ के प्रमुख अंग क्या क्या हैं? बहुत अच्छा। देखो रोशन, आप लोग भी सब लोग सुनेंगे। रोशन है दुनिया का सबसे बड़ा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ है, ठीक है, पूरे दुनिया का। तो इसके अंग 6 अंग है, जैसे महासभा, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, प्रन्यास परिषद, सचिवालय और एक क्या होगा? सचिवालय। अरे महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक तथा सामाजिक परिषद, ठीक है, आर्थिक तथा सामाजिक परिषद 6 अंग होता है। जैसे सभी का अलग अलग फंक्शन है, आर्थिक तथा सामाजिक परिषद। तो ये अंग है, 6 का अलग अलग काम है, ठीक है। तो वो सारे काम वो करता है। आपका राजू कोई क्वेश्चन है? यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मेरा मॉर्निंग। नाम राजीव कुमार, मैं कैमूर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। सर मेरा क्वेश्चन है कि छिपी हुई बेरोजगारी क्या है? बहुत अच्छा। देखिए, इसको हम इंग्लिश में डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, छिपी बेरोजगारी। ये इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर में पाया जाता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और आज भी हमारे देश में 70% लोग कृषि कार्यों में लगे हैं। तो वैसे लोग जो देखने में काम पर लगे हुए हैं लेकिन उनके रहने या न रहने से उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसको हम क्या कहते हैं? छिपी बेरोजगारी। जैसे 70% लोग लगे हुए हैं, उनको 10-20% को हटा भी दीजिए तो हमारा टोटल जो प्रोडक्शन है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इसको हम डिसगाइज। कौन लोग लगे हुए हैं किनके रहने न रहने से काम हो रहा है ना जाएगा, तो उसको हम डिसगाइज। जैसे 1 बीघा जमीन है, 10 आदमी लगे हुए हैं, प्रोडक्शन हमारा 50 मन हो रहा है। 1 बीघा जमीन है, 20 आदमी लग गए, हमारा प्रोडक्शन कितना हो रहा है? 50 मन ये धान हमारा पैदा हो रहा है। तो 10 आदमी से भी 50 मन, 20 आदमी से भी 50 मन, तो 10 आदमी तो डिसगाइज है ना। 10 आदमी क्या हो गए? डिसगाइज। ये छिपे हुए हैं। तो इंडिया में यही है। और बाकी विश्व के देशों में 12%, 11%, 8%, 13%, 17%, 20% लोग कृषि कार्य में लगे हैं। लेकिन इंडिया में सबसे ज्यादा 70%। तो कोई काम नहीं है, इंगेज हो जाता था कृषि पर। आप अपना सर, मैं रोशन कुमार सिंह सासाराम से, और मेरा क्वेश्चन ये है कि संघ, राज्य तथा समवर्ती सूची में क्या अंतर है? वाह, देखिए 3 तरह की सूची होता है, लिस्ट किया गया है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची वैसा सूची है जिस पर केवल संघ सरकार, केंद्र सरकार कानून बनाती है। और राज्य सूची वैसा विषय है जिस पर कौन कानून बनाता है? राज्य सरकार। और समवर्ती सूची ऐसा विषय है जिस पर केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार दोनों बनाते हैं। तो हमारे देश में 3 तरह की सूची होती है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। सबका अलग अलग विषय, कितना विषय है, ठीक है। तो इसको ही करिएगा। डिटेल्स हम लोग अगले वीडियो में इसको बताएंगे। संघ सूची में कौन कौन विषय है, राज्य सूची में कौन कौन विषय है, समवर्ती सूची में कौन कौन विषय है। ओके, आप? गुड मॉर्निंग सर, मैं मनीष कुमार, जिला रोहतास से। मेरा क्वेश्चन ये है सर कि तकनीकी बेरोजगारी क्या है? बहुत अच्छा। तकनीकी बेरोजगारी, देखिए भाई, बेरोजगारी के बहुत सारे प्रकार हैं, उसी में से एक प्रकार है तकनीकी बेरोजगारी, ठीक है। जब मशीन, यंत्र, औजार आ जाने से, टेक्नोलॉजी आने से जब बहुत सारे लोग क्या हो जाए? बेकार हो जाए, ठीक है, उसको हम तकनीकी बेरोजगारी कहते हैं। 2 तरह के काम होता है, एक श्रम प्रधान तकनीक होता है और एक पूंजी प्रधान तकनीक होता है। तो श्रम प्रधान तकनीक का मतलब होता है जब किसी कार्य में, काम में श्रमिकों की संख्या अधिकाधिक होती है, किसी काम को हम कर रहे हैं उसमें श्रमिकों के सहारा लिया जाता है, उसको हम श्रम प्रधान तकनीक कहते हैं। और पूंजी प्रधान में जब मशीन, यंत्र, औजार का प्रयोग करके, लेबर का प्रयोग नहीं किया जाता, मजदूर का प्रयोग नहीं किया जाता, मशीन, यंत्र, औजार का जब प्रयोग किया जाता है उसको हम पूंजी प्रधान तकनीक कहते हैं। जैसे अभी रोड बनाने का, अभी देखे होंगे, आप लोग भी देखे होंगे कि रोड बनाने का काम जब चल रहा था तो पहले कितने लेबर लगते थे। अब क्या होता है? बहुत कम लेबर में मशीन उसको क्या करता है? बना ठीक हो जाता है। हार्वेस्टिंग करने में, आप गांव में भी रहते हैं, रोहतास जिला के हैं, ठीक है, हार्वेस्टिंग करने में पहले कितने लोग लगते हैं खेतों को काटने में। अब क्या हुआ? एक गाड़ी आया और पूरा खेतों को काट दिया, 1 दिन में कितना बीघा काट लेता है। तो कितने लोग बेरोजगार हो गए। तो इसी को तकनीकी बेरोजगारी कहते हैं। तकनीक आ गया, हार्वेस्टिंग मशीन आ गया, कितना काट देता है। पहले हम लोग बचपन में जो थे, धान का जो ये होता था उसको दावने के लिए
कोई एक दिन लगता था, अब क्या है, हार्वेस्टिंग मशीन के द्वारा, उस मशीन के द्वारा कम ही समय में कितना ही होता है। ठीक है, तो इसी को हम तकनीकी बेरोजगारी कहते हैं। आपका प्रिंस? गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम प्रिंस कुमार है, मैं सासाराम का रहने वाला हूँ सर। ओ, शेरशाह की नगरी क्या है, बहुत अच्छा। मेरा क्वेश्चन है कि बेरोजगारी क्या है? अरे भाई, बेरोजगारी, अभी इसके पहले ये भी पूछे, बेरोजगारी क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, ये बहुत अभी बिहार विधानसभा का चुनाव हो रहा है, इसमें बहुत मुद्दा उठाया जा रहा है। कोई पार्टियां कर रही है कि 10 लाख रोजगार देंगे, कोई कह रहा है 19 लाख रोजगार देंगे, और इसके पहले सब भारतीय सोए हुआ था। जब चुनाव आता है तो वादा करने लगते हैं। तो बेरोजगारी का मतलब होता है कि वैसे लोग जो काम करना चाहते हैं, जिसके पास योग्यता है, क्षमता है, ठीक है, योग्यता, आपके पास योग्यता है, क्षमता है, आप जो मजदूरी दिया जा रहा है उस मजदूरी पर भी काम करने के लिए क्या है, रेडी है, फिर भी अगर आपको काम नहीं मिल रहा है तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, बेरोजगारी। तो हमारे इंडिया में अभी बहुत ज्यादा बेरोजगारी है, यंगस्टर के लिए बहुत बड़ा एक समस्या आ रहा है। ठीक है, तो किसी देश में अगर जितने ज्यादा बेरोजगारी हो वो बहुत बड़ा हेडक हो जाता है। इसलिए किन्स कहा करते थे कि किसी देश में अगर बेरोजगारी हो तो क्या कीजिए, बेरोजगार लोगों को नहीं बैठने दीजिए, क्योंकि बेरोजगार जो लोग होते हैं पांडे जी, वो क्या करते हैं, वही गलत सलत काम करने लगते हैं, क्योंकि वो बैठे नहीं, उनको मिलनी चाहिए। इसलिए किल्स और शास्त्री कहा करते थे वैसे व्यक्ति जो बेरोजगार है, गड्ढा खुदवाइए और शाम को गड्ढा पटवा दीजिए और उसके बदले में उसको मजदूरी दीजिए, वेतन दीजिए। ठीक है, इससे क्या होगा, वो इंगेज रहेंगे, गलत काम नहीं करेंगे। तो बेरोजगारी बहुत बड़ी है। अभी हमारे बिहार विधानसभा का चुनाव हो रहा है और सारे नेता अभी 10 लाख 19 लाख का ही कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में नहीं, किस सेक्टर में कहां से उसको राजस्व आएगा, कहां से वेतन आएगा, कहना तो बड़ा आसान है, करना बहुत बड़ा ही है। इसलिए बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन था सर। मैं दीपक गुप्ता, टर्निंग पॉइंट स्कूल का छात्र, पटना का निवासी। मेरा एक क्वेश्चन है कि सर यूएनए का कार्य क्या है? देखिए, मुख्य रूप से यूएनओ का कार्य है, दूसरा विश्व युद्ध हो चुका था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकेंड वर्ल्ड जब वॉर हुआ तो बहुत अपार जनमाल की क्षति हुई। ठीक है, वैसी स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर वर्ल्ड का सबसे बड़ा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र संघ बना। 1945 को उसकी स्थापना हुई और इसका काम है पूरे विश्व में शांति बनाए रखना। पूरे विश्व में, आज विश्व के अधिकांश देशों में शांति है, तो वैसी स्थिति में पूरे विश्व में शांति कायम रखना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, और बहुत सारे काम है, जितने भी होंगे उसका अलग अलग काम है, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य है विश्व के देशों को एकीकृत करना और पूरे विश्व में शांति व्यवस्था बनाए रखना। ठीक है, अगले हम यूएनओ जब पढ़ाएंगे तो पूरा इसका डिटेल्स हम पढ़ाएंगे, आपको और काम आ जाएगा, कितने अंग है, कैसे कैसे काम करते हैं, कैसे सचिव होते हैं, कैसे हैंडलिंग करते हैं, कितने देश हैं, अभी देशों की संख्या कितनी हो गया, भारत किस वर्ष इसका सदस्य बना। ओके, आपका कोई क्वेश्चन है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मेरा मॉर्निंग। ये क्वेश्चन है सर। मैं चंदन कुमार, जिला जहानाबाद का निवासी। आप जहानाबाद के हैं? यस सर। बहुत अच्छा। मेरा एक क्वेश्चन है कि उत्पादन क्या है? देखिए, उत्पादन, प्रोडक्शन, ठीक है, किसी वस्तु में उपयोगिता का सृजन करना ही क्या है, उत्पादन है। ठीक है, किसी वस्तु में उपयोगिता का सृजन करना ही क्या है, उत्पादन है। जैसे ये पेन है, टीवी, फ्रिज, कूलर, जो भी है, तो सब कुछ प्रकृति में, अर्थशास्त्री कहता है कि सब कुछ प्रकृति में क्या है, अवेलेबल है। साइंटिस्ट कहता है कि हमने इन्वेंशन किया, साइंटिस्ट कहता है कि हमने बल्ब का आविष्कार किया, हमने पंखा का आविष्कार किया, हमने कलम का, हमने टीवी का आविष्कार किया, हमने लैपटॉप का आविष्कार किया, हमने कंप्यूटर का आविष्कार किया। ठीक है, लेकिन अर्थशास्त्री कहता है नहीं, तुम किसी चीज का आविष्कार नहीं किए, प्रकृति में सब कुछ है, आप क्या किए, उसको स्थान परिवर्तन के द्वारा, अधिकार परिवर्तन के द्वारा, समय परिवर्तन के द्वारा उसमें उसको और उपयोग कर रहे हैं। तो इसी को हम लोग परिभाषित करते हैं, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी इज कॉल्ड प्रोडक्शन। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी इज कॉल्ड प्रोडक्शन। किसी वस्तु में उपयोगिता का निर्माण कर देना है क्या है, उत्पादन है। तो वस्तु प्रकृति में ऑलरेडी है, सब कुछ प्रकृति में है, और उसको मनुष्य क्या करता है, उसको उपयोगिता को बना देता है और उपयोगी बना देता है। जैसे हम लोग इस टेबल पर बैठे हुए, लकड़ी तो जंगल में है ऑलरेडी, हमारे फॉरेस्ट में ही लकड़ी है, इसको काटा गया, चीरा गया, इसके बाद टेबल, और ये लकड़ी रहता, पेड़ पौधा रहता, तो इसको कोई नहीं, इसको उपयोगी बना दिया गया। तो अब क्या है, इसी को उत्पादन करते हैं, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। इसकी उपयोगिता में क्या कर दिया गया, परिवर्तन किया गया, तो ये इसी को हम लोग क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। और किसी का क्वेश्चन है? सर मेरा एक क्वेश्चन है कि सर लोकतंत्र के प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी हैं? बहुत अच्छा, आप रोशन है ना? यस सर। बहुत अच्छा, बहुत। अभी लोकतंत्र खतरे में है बाबू। आप लोग जानते हैं कि लोकतंत्र, अभी अमेरिका का चुनाव हुआ, वहां पर भी तो लोगों में देख रहे हैं, सबसे बड़ी यह है कि कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है, लेकिन लोग सड़कों पे आ जा रहे हैं।
कैसे हिंसक रूप पर आ रहे हैं इनके पार्टी के समर्थक। अरे नहीं, आप समर्थन को स्वीकार करो। वर्ल्ड का सबसे डेवलप कंट्री अमेरिका है और वहां पर मैं समाचार देखता हूँ, आप पेपर में पढ़ता हूँ, पेपर क्या क्या कह रहा है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या मेंटेलिटी होता है, कोई जो योग्य है वो जीतेगा, तो उनके समर्थक आपस में भिड़ गए, यहाँ बना हुआ है, नहीं बना हुआ है, सेना को सतर्क कर दिया। क्या भिड़ना, क्या एक ही व्यक्ति रहेगा? अरे जो योग्य व्यक्ति रहेगा वो राष्ट्रपति बनेगा, उपराष्ट्रपति बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा, लेकिन क्या मेंटेलिटी हो रहा है। अभी अपने बिहार विधानसभा में भी चुनाव हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियां क्या है? गरीबी है, आज गरीबी है, अशिक्षा है, बेरोजगारी है, आतंकवाद है, ठीक है। उसी तरह से आय और धन का असमान वितरण है, कृषि हमारी पिछड़ी हुई है, देश में अशांति है, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम अभी है। तो लोकतंत्र के समक्ष चुनौती है, और जबकि लोकतंत्र का मतलब होता है लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा किया गया शासन है। क्या मतलब है? तो हमारे जो प्रतिनिधि है, आज हमारे प्रतिनिधि जो हम लोग चुन के भेजते हैं, तो उनके समक्ष बहुत सारे, अब गरीबी क्या है? एक चैलेंज है। गरीबी को हम लोग समाप्त करने के लिए बहुत सारे उपाय बना, फिर भी गरीबी क्या होता है? आगे आ जाता है। आतंकवाद क्या है? समस्या है। आतंकवाद के लिए सरकार कितना बड़ा प्रयास कर रही है, फिर भी आतंकवाद, तो जिसको हम समाप्त करना चाहते हैं फिर वो तैयार हो जाते हैं। और शिक्षा क्या है? आज भी सरकार शिक्षा के लिए कौन कौन से अभियान चलाई, फिर भी हमारे देश में आज भी शिक्षा क्या है? तो इसी तरह से आय और धन का समान वितरण आज भी हमारे देश में एक चैलेंज है। अमीर अमीर है, गरीब गरीब है, दोनों के बीच में बहुत बड़ा खाई है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में हमारे यहाँ क्या है? देश का औषधिक विकास हो रहा है, चैलेंज है। आज भी हमारे देश में बहुत सारे संसाधन ऐसे हैं जिसको हम विकसित नहीं कर पा रहे हैं, तो ये हमारे यहाँ क्या है? चैलेंज है। तो आज लोकतंत्र के समक्ष बहुत चुनौतियां हैं, और इसमें क्या करना होगा? मेरा समझ है कि इसमें लोगों को आना गया आना, लोग अपने अधिकार और कर्तव्य दो चीज होता है। अधिकार की मांग करते हैं, लेकिन क्या मेरा कर्तव्य इसकी मांग कोई नहीं करता है, तो सारे लोग अपने अधिकारों को मानने लगेंगे, ऑटोमेटिक हमारा चुनौतियां समाप्त हो जाएगा। अक्सर आप देखते होंगे कि हर एक राज्य में, हर एक देश में कुछ न कुछ दंगा फसाद हो जाता है, कुछ भी मीटिंग हुआ दंगा फसाद, क्या स्थिति है? एक बहुत बड़ा चैलेंज है। करोड़ों की संपत्ति हमारी नष्ट हो जाती है, कितने हम लोग गिरे हुए हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में अभी चुनाव हो रहा है, बिहार विधानसभा का भी चुनाव हो रहा है, कल ये है 78 सीटों पर कल चुनाव होगा। लोग 32%, 30% वोटिंग करने जाते हैं, और लोग कहते हैं कि बहुत सरकार खराब है। हमारी सरकार खराब है? सरकार नहीं खराब होती, हम लोग खराब होते हैं। और हम लोग देखें कि नहीं कौन योग्य है, 60% चुनाव, तो एक योग्य व्यक्ति का चुनाव होगा, वो हमारे कामों को करेंगे। हम अपने डिमांड को कर सकते हैं, शांतिपूर्ण नहीं कर सकते हैं, मांग। और सबसे बड़ी ये है कि बुद्धिजीवी वर्ग है, जो पढ़ा लिखा वर्ग है, वो सेंडिंग में आ गया, उसको कोई मतलब नहीं, वो चुपचाप अपने घरों में बैठा हुआ है। तो देश के समक्ष बहुत सारी चुनौतियां हैं, लोकतंत्र के समक्ष बहुत चुनौतियां हैं। तो बहुत अच्छा। और कोई क्वेश्चन आप लोग का? नो सर। और कुछ संदेश देना चाहते हैं आप? आप तो देहरादून से आए हुए हैं, बहुत अच्छा। आप करते क्या देहरादून में? देहरादून में सर मैं एक डिफेंस एस्पिरेंट हूँ, हाँ। और डिफेंस की तैयारी करता हूँ। अभी मैं एनडीए की तैयारी कर रहा था, एनडीए में रिटन क्लियर हुआ है, अभी उसका इंटरव्यू है। और देहरादून में ऐसे टीचर्स की जरूरत है, वहाँ मार्गदर्शन करने वाले हैं। आप यहाँ बहुत अच्छे मार्गदर्शन दे रहे हैं हमारे छोटे भाइयों को, और बहुत बहुत आपका समय देने के लिए, आपका बहुमूल्य समय देने के लिए हम लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। हम ऐसे ही आपके पास आते रहेंगे, आपसे सवाल करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, आप लोग बुलाए और आपको बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह से आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो, हम लोग इसी तरह से बैठेंगे, आपके प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।